जी पाशा साहब, बड़ी मेहरबानी कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और ये बड़ा ही अहम मौजू है जिसकी बुनियाद जमहूरियत मैं समझता हूँ कि जो हमारे मुल्क में जिस हालत में भी मौजूद है वो इन्हीं जो नुमाइंदगान की वजह से, जो आवाम से वोट लेके असम्बलियों में बैठते हैं, उन्हीं की वजह से जमहूरियत समझी जाती है। कम अज़ कम मुशर्रफ साहब ने ये जो मखसूस नशिस्तों का जो एक आइन के अंदर ये नकात या जो प्रोविजंस डाली थी, यानी मुशर्रफ साहब से पहले ये रिजर्व सीट्स का तस्वुर पाकिस्तान में से पहले नहीं था, यानी सारा जो है इलेक्ट होकर ही आते इलेक्ट होके आते थे। ओके। तो मुशर्रफ साहब ने अपने तई जो भी उस वक्त पॉलिसी साज लोग थे, बेसिकली मुशर्रफ साहब खवातीन को प्रमोट करना चाहते थे। खवातीन, इसमें आपकी माइनॉरिटीज़ भी हैं, ठीक है, टेक्नोक्रेट्स के लिहाज से भी उन्होंने एक सिलसिला रखा हुआ है। मतलब ये समझ लें चोर दरवाज़ा बनाया। देखिए इसके फ़वाइद भी हो सकते हैं, इसके नुकसानात भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये अब हमने पिछले तकरीबन 20-22 साल में ये देखा है कि किस तरह इन रिजर्व सीट से जो आपकी मौजूदा एलीट है, उन्हीं की खवातीन, उन्हीं से जो मुतलका है, जो रिलेटेड है माइनॉरिटीज़ के लोग, वही ऊपर मंजरे आम में। चोर दरवाज़ा ही हुआ ना जी। देखिए ये बदकिस्मती से इसको इस तरीके से इस्तेमाल किया गया, लेकिन अगर इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता, जो वाकई ही डिजर्विंग खवातीन। अच्छा एक मिनट, हाँ जी, जब हम और हमारी खवातीन इस बात की दाई हैं कि हमें मर्दों के बराबर हकूक दिए जाएं, और आइन भी पाकिस्तान का जो है वो औरतों को मतलब बराबरी के हकूक देता है, तो फिर खसूसी नशिस्तें क्यों उनके लिए अलॉट की जाए? बहरहाल ये एक अलग मौजू है, हम इस पर ये हम मुख्तलिफ तरफ निकल जाएंगे और उसके बाद घर भी जाना है, तो वो मैं इस पर बात नहीं करना चाहूँगा। अच्छा, गुजारिश सर ये है कि जो ये मुशर्रफ साहब के दौर में ये बुनियाद बताना आवाम को बड़ी ज़रूरी थी कि कहाँ से इसका सिलसिला शुरू होता है। अब सिलसिला जो इसका किस्त नंबर 2 है, उसका आगाज़ ये फरवरी 8 के जो इलेक्शन होते हैं 2024, हाँ, ये इससे पहले का मामला तकरीबन 2021 जो मुझे अब याद पड़ता है, इलेक्शन कमीशन पीटीआई को और कुछ और जमातों को भी शोकाज इशू करते हैं कि आप अपने इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस हैं वो करवाएं। ओके, ठीक है, तो उस पर कोई सिर्फ पीटीआई को नहीं और जमातों को भी दिए जाते हैं। ये बड़ा ही अहम नुक्ता है। सो ये मामला चलते रहते हैं। अच्छा, नोटिस 2021-22 में जारी होता है, होते हैं उस वक्त। देखें 2021 में उस वक्त पीटीआई की अपनी हुकूमत थी, ठीक, अगर देखा जाए तो उस वक्त सारी जमातों को नोटिस इशू किए गए, सिर्फ पीटीआई को नहीं। और ये नोटिस जारी किए उस चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में कायम इलेक्शन कमीशन को, जो इमरान खान साहब के पसंदीदा और उनके अपॉइंटेड चीफ इलेक्शन कमीशन थे। अपॉइंटेड जरूर थे, पसंदीदा से मैं जरा आपको भी पता कि पसंदीदा उनके बाद में नहीं रहे थे, वो इस पे हम बात नहीं करते। सिकंदर सुल्तान राजा साहब के चीफ इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी जमातों को ये शोकाज इशू किए कि आपने इलेक्शन क्यों नहीं करवाए, और अल्टीमेटली सारे मामला अपनी जगह। बीच में हम देखते हैं कि 9 मई 2022 का वाकया था, 9 मई 2022 का वाकया भी होता है। नहीं वो बताया ना कि ये मैं थोड़ा सा इसका तनाजुर आगे लेके जाऊंगा। इलेक्शन जो जी मैं उससे पहले शोकाज इशू होता है। अप्रैल 2022 में पीटीआई की हुकूमत को ख़त्म किया जाता है, और 9 मई 2022 में जो एक वाकया होता है वो हम सब के सामने है, अभी वो ज़रा मौजू बहस नहीं है। तो उसके बाद एक केयर टेकर गवर्नमेंट लाई जाती है, केयर टेकर गवर्नमेंट मौजूद होती है। उसके बाद तकरीबन दिसंबर 2023 में, इवन दो के जो पीटीआई है वो अपने इलेक्शन जिस तरह से भी कर चुकी होती है, दिसंबर 2023 के अंदर इलेक्शन कमीशन कहती है कि आपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए हैं ये कानून के मुताबिक नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। नहीं, ये तो जब इन्होंने कराए थे उसी वक्त इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, उसी दौरान ही था ये सारा मामला। अल्टीमेटली फैसला इसका आता है दिसंबर 2023 में, ठीक है, और उसमें उनसे बैट का सिंबल ले लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद पीटीआई अपीलें करती है, ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट में भी जाती है, पेशावर हाई कोर्ट में भी जाती है। लाहौर हाई कोर्ट में मुख्तलिफ पिटिशनें चलती रहती हैं, एक सिंगल मेंबर बेंच के पास सामने जाती है, उसके बाद एक बड़ा बेंच बना दिया जाता है, वो पिटिशन पेंडिंग होती है, और इन द मीन वाइल जो पेशावर हाई कोर्ट है वो पीटीआई के हक में फैसला कर देता है। पेशावर हाई कोर्ट पीटीआई के हक में फैसला कर देता है कि बैट सिंबल जो ईसीपी ने रिमूव किया है वो गलत किया गया था, और ये एक इनका जमहूरी हक है अंडर आर्टिकल 17, ठीक है जी। इन द मीन वाइल जो लाहौर हाई कोर्ट में आपका 5 मेंबर बेंच है उसके सामने यही
बिल्कुल यही वाला केस वो उस वक्त पेंडिंग होता है। ठीक है, तो बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। ठीक है, अब ये भी उस वक्त ये बात की गई कानूनी हलकों की जानिब से, वकला की तरफ से, कि इलेक्शन कमीशन तो एक रेगुलेटर है, वो कोई पार्टी तो है नहीं है। अगर किसी एक कोर्ट ने उसका फैसला कर दिया है, उसको एक खास अंदाज में देख लिया है, तो इलेक्शन कमीशन का अपील करना बनता नहीं था। बहरहाल इस पर दोनों आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। तो ये 3 मेंबर बेंच के सामने जाता है जो मामला, काजी 5 मेंबर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओके अपील करती है ना इलेक्शन कमीशन अपील करती है बिफोर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ओके, काजी फाइजा साहब उस वक्त अपने रूज पे होते हैं। 3 रुकनी बेंच बैठता है, हेडेड बाय काजी फाइजा, और उनके नीचे दो जजेस। ठीक है, ये 3 जजेस जो है इस अपील को सुनते हैं, और इलेक्शन से तकरीबन कुछ ही देर पहले, तकरीबन 3 हफ्ते का वक्त है, 13 जनवरी 2024 का गल बनी, हाँ, और 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं। तो उसमें जी ये बैट सिंबल इस टेक्निकलिटी पे उनको नहीं दिया जाता कि एक तो बात वो की जाती है कि इन्होंने अपने इलेक्शंस प्रॉपर तरीके से नहीं किए गए, हालांकि उस पर यह बात भी की जाती है कि बाकी पार्टियां भी तो हैं, उनको भी इजहार वजूद या शो काज नोटिस इशू किए गए थे, उनके अंदर प्रॉब्लम्स भी है, इश्यूज भी हैं। बहरहाल इस चीज़ का कोई जजमेंट के अंदर कोई जवाब मौजूद नहीं है। वो इस बात पे इसको अल्टीमेटली फैसला किया जाता है कि भाई लाहौर हाई कोर्ट में जो पिटिशंस फाइल की थी आपने, वो आपने पेशावर हाई कोर्ट के सामने पिटिशंस बाद में फाइल करते हुए उसमें वो डिस्क्लोज नहीं किया कि आपने वो भी फाइल कर रखी थी। ठीक है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे। और दूसरा है, उन्होंने कहा है कि एक ही मामले को 2 डिफरेंट हाई कोर्ट्स में आप लेके जा नहीं सकते। बहरहाल कुछ और टेक्निकल बुनियादें भी थी, वो जरा कॉम्प्लिकेटेड, जरा लीगल मामलात हो जाएंगे। टेक्निकल बुनियादों पे पीटीआई को नॉकआउट करते हुए कहा गया कि यू नॉट एंटाइटल्ड टू द सिंबल ऑफ बैट। और ये 13 जनवरी 2024 का फैसला, और 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन ओके, आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन में फिर जो भी मामला होता है, फॉर्म 47, 45 या अदरवाइज भी जो भी डिक्लेरेशन आती हैं, शहबाज शरीफ साहब को दोबारा हुकूमत मिलती है, पीपल्स पार्टी हुकूमत मिलने से पहले भी तो एक वाकया होता है ना कि आजाद मेंबर्स को जो जी मैं उसको इसके जब जजमेंट का जिक्र करूंगा ना उस तनाजुर में उसका जिक्र करूंगा, ताकि वो उसके साथ फिर हम लिंक अप कर लेंगे। चलें, थोड़ा सा अगर आपने जिक्र कर दिया तो कर देते हैं। इलेक्शन से पहले जब आपका सिंबल ले लिया जाता है, तो बाद में अल्टीमेटली जो फैसला आया है, जिसकी अभी रिव्यू किया गया है, नहीं, ये रिव्यू पिटीशन जो है, हाँ जी, ये सिंबल छीन लिया 3 रुकनी बेंच ने हेडेड बाय फायजी साहब। जी जी, ऐसे फिर जाते हैं ये पीटीआई वाले सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, मैं थोड़ा सा इसका बताता हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है। जब आपके इलेक्शन होते हैं ना, तो पहले ये हमें समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को एज ए पार्टी डिस्क्वालीफाई नहीं किया था, सिर्फ ये कहा था कि यू नॉट एंटाइटल्ड टू द सिंबल। ओके, ये बाद में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी आया, पार्टी डिस्क्वालीफाई नहीं हुई थी, सिर्फ सिंबल नहीं ये है। इलेक्शन कमीशन ने इसकी तशरीह कैसे कर ली? पर इलेक्शन अगर सिंबल नहीं है तो फिर पार्टी तो ना हुई। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि इसका कोई ये तरीका देखने वाली बात है कि किस तरीके से इसको हैंडल किया जाना था। ओके, स्ट्रेट अवे कह देना इस बुनियाद पे कि क्योंकि सिंबल नहीं है तो पार्टी डिस्क्वालीफाइड है, पार्टी डिस्क्वालीफाई करने का अपने तरीकाकार है। ओके, ठीक है ना, तो वो बड़ा इसकी क्या तरीकाकार हो सकता था, वो डिबेट है, उस पर तफसील से देखा जा सकता है। होता ये है कि इलेक्शन कमीशन पे जो ही ये कैंडिडेट आते हैं जो कि अपने फॉर्म के अंदर लिखते हैं कि हम पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं, इलेक्शन कमीशन उनके फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करता। ये कहते हुए कि पीटीआई तो मौजूद ही नहीं है। ठीक है, और उसके बाद कोई धौंस दांदी के भी इल्ज़ाम आते हैं कि किस तरह पीटीआई के मेंबरान को जो कैंडिडेट्स हैं उनको मजबूर किया जाता है कि वो मुख्तलिफ जमातों को ज्वाइन करें या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे ज्वाइन करें। कई लोगों को ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो जब अपने फॉर्म जमा कराने गए तो उनको उठा लिया गया ताकि वो पीटीआई के अपने फॉर्म जमा ना करा सकें। बहरहाल ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसमें हकीकत क्या है ये तो कभी कोई जुडिशल कमीशन बैठेगा तो वही इसके हकाइक के बारे में बात करेगा। तो इस पस मंज़र में आपके इलेक्शन होते हैं, उसके बाद फॉर्म 45-47 की बातें भी आती हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा मामला आता है वो ये सीटें तो आ गई, एलोकेट होगी जिस तरीके से भी हुई, महसूस नशिस्तों की एलोकेशन का मामला आता है। अच्छा, नहीं, हाँ, आप बीच में से डाल रहे हैं, बताएं। इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी से पहले जो आज़ाद मेंबरान हैं उनको
किसी न किसी पार्टी में बिल्कुल, शामिल बिल्कुल, होने के लिए 3 दिन का वक्त दिया जाता है। ऐसे ही है। पीटीआई पहले किसी पार्टी को ज्वाइन करती है, फिर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करती है, अल्टीमेटली वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लेती है। बिल्कुल ठीक है। और वो एफिडेविट दे देते हैं उनके मेंबरान। बिल्कुल है, बिल्कुल। अब वो यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर बन गए। अब जब मरला आता है मखसूस नशिस्तों का, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो कौमी असेंबली में मौजूद ही नहीं है और उन्होंने अपनी लिस्ट भी जमा नहीं करवाई। तो मखसूस नशिस्तें किसको दी जाएं? वो जब मखसूस नशिस्तों की एलोकेशन का मामला आता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसी बात पे, जिस पे अभी पाशा साहब आप फरमा रहे हैं कि उसकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तो प्रेजेंस ही नहीं है, उन्होंने अपनी लिस्ट से जमा नहीं कराई थी। इलेक्शन कमीशन इस बात पे फैसला देता है कि सारी सीटें पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद को नहीं मिलेंगी बल्कि बाकी जमातों में तकसीम कर दी जाएगी। साहबजादा हामिद रजा साहब इसको चैलेंज करते हैं पेशावर हाई कोर्ट में। दोबारा किधर जाते हैं जी? पेशावर हाई कोर्ट दोबारा जाते हैं। वो पहले तो बैट सिंबल वाला मामला था, अब दोबारा पेशावर हाई कोर्ट रिजर्व सीट के मामले में, क्योंकि रिट जुरिस्डिक्शन में मामले ने चैलेंज किया था पेशावर हाई कोर्ट। और ये इनके पास चॉइस थी कि कहीं भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो जुरिस्डिक्शन है पूरे पाकिस्तान में है, तो ये किसी भी हाई कोर्ट में जा सकते थे, चले गए। तो इन्होंने, मुझे लगता है इसी ये सोचते हुए कि पहले फैसला क्योंकि इनके हक में आया था बैट सिंबल वाला, तो इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट को इन्होंने इस लिहाज से चुना कि इस लिहाज से भी चांसेस है कि इनका पसंदीदा फैसला इसमें आ सकता है। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने इनका जो ये सारी कंटेंशंस थी इनको बलाए ताक रखते हुए इनके खिलाफ फैसला किया और इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड किया। अब इसके खिलाफ फिर आगे से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, क्योंकि पीटीआई सारी लिटिगेशन का हिस्सा नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इसके अगेंस्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट में जाती 13 रुकनी बेंच, 13 हेडेड बाय जस्टिस काजी फायज इसा। ओके, ठीक है जी। और इसके जो दीगर मेंबरान होते हैं जो मुझे भी थोड़े से याद है, बहरहाल वो 13 मेंबरी जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है वो इनके हक में फैसला जी मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने किस बेसिस पे वो फैसला किया था। मुख्तसरन उसमें उन्होंने फैसला ये किया कि सुप्रीम कोर्ट का एक आर्टिकल है, वो मंसूर साहब इस पे मुतफिक होंगे कि 187 आर्टिकल है 187, वो ये कहता है सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस। अब ये कानून और इंसाफ का जो मामला होता है ना, ये बड़ा ही एक सटल सा है। कानून का इस्तेमाल करते हुए फैसला करते हुए ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक को इंसाफ दे सकें, ठीक है। तो वो नीचे वाली अदालतों के पास इंसाफ देने की कोई ताकत नहीं है, उन्होंने कानून की पैरवी करनी है। सुप्रीम कोर्ट को एक एक्स्ट्रा पावर दी गई है कि वो कानून से बढ़ के इंसाफ भी दे सकती है। उसको आपने नाम दिया कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस हेडिंग उस पे लिखी है, सुप्रीम कोर्ट 187 टू कंप्लीट जस्टिस। वो सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी, उन्होंने उसका इस्तेमाल करते हुए कहा कि वो 41 लोग जिन्होंने अपने फॉर्म्स में पीटीआई का नाम लिखा हुआ था वन वे और अदर, वो तो डायरेक्टली पीटीआई के हो गए। और जो बाकी 39 हैं जो इंडिपेंडेंट थे, जिन्होंने बाद में एफिडेविट दिया, वो क्योंकि मजबूरी के तहत दिया गया था सारा मामला, उनको एक फर्दर 15 दिन का टाइमलाइन दे दी गई कि इसके अंदर आप फैसला कर लें आपने किस पार्टी को। सो इस तरह ये 80 सीटें हैं जो ये पीटीआई को दी। सुप्रीम कोर्ट ने यानी 80 सीटें पीटीआई को दे दी। जो चीफ होता है उसका वोट भी एक ही गिना उसी का ही होता है। देखिए वो तो सिर्फ एक हेड प्रिजाइड कर रहा है, बाकी हर जज का एक ही। तो 10-3 की अक्सरियत से पीटीआई को दे दिया, 80 सीटें मिल गई। अच्छा, इसमें बड़ी एक अहम चीज है, जस्टिस अमीनुद्दीन जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हेड कर रहे थे और जस्टिस नईम अफगन, इन दोनों ने अपने माइनॉरिटी के फैसले में ये लिखा कि ये जो मेजॉरिटी ने फैसला किया है गैर आईनी है, और हम तमाम इदारों को कहते हैं कि इसकी पैरवी ना करें। ये बहुत ही बदमजगी इससे क्रिएट हुई। तो जो अपील है फिर उसका रिव्यू फाइल किया हुकूमत ने, और उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि जो बेंच कायम किया गया 13 मेंबर्स का, उसमें से 2 जजों ने जो कि पहले भी बेंच का हिस्सा थे अपील में, उन्होंने शुरू ही में फैसला कर दिया कि रिव्यू मेंटेनेबल नहीं है। उन्होंने अपना फैसला शुरू में सुना दिया। उसके बाद 11 मेंबर रह गए, 11 में से एक ने अपने आप को अलग कर लिया बाद में। तो लामाला तौर पर जो फैसला आया वो 12 मेंबर फैसलों जो जजेस थे, उन्होंने 13 मेंबर बेंच के फैसले को रिव्यू किया, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख क्या दुनिया की तारीख में एक अनहोनी चीज़ है कि रिव्यू उतने नंबर बेंच का करता है और हतल वसा कोशिश में होती है कि वही मेंबरान बैठे इसमें फैसला किया होता है। वो जजेस मौजूद हैं अभी भी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस शाहिद वहीद, ठीक है, उन लोगों को बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पे इस रिव्यू बेंच की है सवालात उठते हैं। दूसरा है कि ये वो लोग हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच
26वीं अमेंडमेंट से ये लोग फायदा उठाते हैं। 26वीं अमेंडमेंट पे अभी फैसला नहीं हुआ। तो ये आपकी बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन फैसला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने करना होता है। एक जो लेमैन है वो अपने अंदाज से सोचता है। तो सुप्रीम कोर्ट फैसला भी तो सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने 187 जो आर्टिकल है उसको मद्देनजर रखते हुए फैसला किया था। फैसला अब जैसे भी है हम पे बाइंडिंग है, हम इम्प्लीमेंट हो गया है। नुमान साहब हमारे पास आखिरी मिनट है, क्योंकि फैसला इम्प्लीमेंट हो गया है और एक नई पॉलिटिकल सिचुएशन इमर्ज कर गई है 2/3 वाली, उस पर आप कमेंट दे दीजिए। देखिए बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि अगर नून लीग पे अपने आप पे होता और नवाज शरीफ साहब एट द हेम ऑफ अफेयर्स होते तो ये 1998-99 का रिपीट होना था। ओके। लेकिन अब क्योंकि शहबाज शरीफ साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह बड़े ही अच्छे अंदाज से हुकूमत चला रहे हैं, जिस तरह उनको हुक्म दिया जाता है उसकी पैरवी करते हैं, तो बाकी भी जो यही काम इमरान खान साहब भी करते रहे हैं ना। बहरहाल एक अलग डिबेट शुरू हो जाएगी। मैं इस वक्त क्योंकि टोटल लीगल बात कर रहा हूँ और आपने थोड़ा सा पोलिटिकल क्वेश्चन किया तो मैं अंदाज से कर रहा हूँ। सो वो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। जिस तरीके से उनको हकाम दिए जाएंगे उन हकाम को वो बजा लाएंगे। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के साथ मिलकर बाकी जो उनकी कोलिशन की जमातें हैं, अगर इनको एक और अमेंडमेंट का कहा जाएगा तो वो भी जरूर कराएंगे।